ओम ज्ञानी नामापि चितासी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। जिस तरह पृथ्वी एक ग्रह है जी। ऐसे हमारे ब्रह्मांड में सैकड़ों पृथ्वियां घूम रही हैं और सबके लिए ज्योतिष एक ही है या अलग अलग है? ये यहाँ के लिए है, इस प्लेनेट के लिए। कुंभ राशि तो बहुत खतरनाक चल रही है इस वक्त, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इस तरीके से जो डराते हैं, क्या ये सही है? जो डर फैलाए वो एस्ट्रोलॉजर नहीं। 2026 भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है? तो 2026 को एक शब्द में नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छा रहेगा या खराब। ये साल है चेंज का। क्या 2026 2025 से बेहतर होगा? 2026 में एक नई शुरुआत है। पीओके की अगर मैं बात करूं तो टैरो कार्ड क्या होता है और क्या इसके माध्यम से भविष्यवाणियां सच में सही साबित होती हैं? टैरो कार्ड एक तरह से एनर्जी रीडिंग है, साइकिक रीडिंग है। लास्ट 10 to 15 ईयर से टैरो कार्ड कर रही हूँ और इसके प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही जाते हैं। वास्तु क्या होता है और वास्तु दोष का सही उपाय क्या है? देखिए, वास्तु जो है क्या ज्योतिष उपाय यानी रेमेडीज सच में काम करती हैं? काम करती हैं, पर हर रेमेडी किसके लिए है और किस कार्य के लिए दी जा रही है। दशा और दिशा दोनों इम्पॉर्टेंट होती है। तो ज्योतिष से हम दशा जानते हैं और दिशा हमारी घर बताता है। घर में अगर वास्तु दोष है तो उसके लिए सही उपाय, पूजा या रेमेडी है कुछ? बिल्कुल है, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का दोष है। अभी हम वास्तु दोष का जिक्र कर रहे हैं, तो घर की दीवारों पर कौन सा कलर होना चाहिए, बेड का सिरहाना किधर होना चाहिए, सोफा कहाँ रखा होना चाहिए, टीवी की वॉल कौन सी होनी चाहिए, घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, घर में किचन कहाँ होनी चाहिए, क्या ये सब अगर ये वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए सब? तो वास्तु में हर दिशा की एक ऊर्जा है, तो उसके अनुसार अगर हम चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में। लोग अपना समय बदलने के लिए अंगूठियों में रत्न पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें धारण करते हैं, क्या ये वास्तव में काम करते हैं? हर रत्न की अपनी एनर्जी है, बस आपने अपने किस कार्य की सिद्धि के लिए उसको धारण किया है। और उससे भी महत्वपूर्ण, अगर किसी व्यक्ति के काम बार बार बिगड़ रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है और इसकी रेमेडी क्या है? देखिए, सबसे पहले तथ्यों पे अगर बात करें तो अगर काम बिगड़ रहे हैं तो रीज़न क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो उसकी पत्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम ज्योतिष को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश की जाने माने एस्ट्रोलॉजर नेहा श्री अग्रवाल हमारे द गौरव किशोर शर्मा शो में मौजूद हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पॉडकास्ट की शुरुआत करें, सबसे पहला सवाल जी। 2026 भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पूरे देश में युद्ध का माहौल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में युद्ध लगातार 2025 में भी हुए हैं और 2026 की शुरुआत से ही बहुत माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जी। तो सबसे पहले 2026 के लिए बात करते हैं। तो 2026 को एक शब्द में नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छा रहेगा या खराब। ये साल है चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, नई चीज़ों की शुरुआत का। अगर हम बात करें भारतवर्ष की तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में, हम ट्रेड सेक्टर्स में हम ग्रोथ करते हुए दिखते हैं। पर बात करें हम सीमाओं की, हम बात करें कई देशों की, तो ये साल ऐसा है, मास एक्टिव बहुत है इस साल भी। तो लड़ाई झगड़ा जरूर दिखता है, बॉर्डर्स की वॉर जरूर दिखती हैं और ये अभी रहेंगी। अगर एक जगह खत्म होगा तो दूसरी जगह शुरू होगा, क्योंकि पावर ऑफ अथॉरिटी मतलब पावर चेंज होने वाली है, शिफ्ट होने वाली है। तो नए चेहरे आएंगे, नए बिजनेस एडवेंचर्स आएंगे, बहुत सारी जो चीजें बहुत ग्रोथ में थी अब उनका डाउनफॉल और नई चीजों की शुरुआत का समय है। तो 2026 अपने आप में एक नई इरा की शुरुआत है। तो मैं कहूँगी ये बहुत शुभ है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या 2026-2025 से बेहतर होगा? क्योंकि 2025 में तो हमने बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी हैं, चाहे वो आसमान से हो, चाहे वो जमीन पे हुई हो,
या वो आतंकवादी घटनाएं हों। 2025 में तो बहुत कुछ देखा है, क्या 2026 में? देखिए 2026 और 2025 में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज में? वो एक एंड ऑफ एरा था, एक चीज खत्म हो रही थी, और 2026 में एक नई शुरुआत है। तो जो चीजें आप देख रहे हैं कि जो वॉर्स भी चल रही हैं, तो वॉर में भी एक सिस्टम, पावर सिस्टम चेंज होने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा, शुरुआत है नई चीजों की। और अगर हम बात करें तो जो बड़े फेसेस हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो बड़े फेसेस हैं, अब उनके चेहरे बदलने का समय आ गया है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि ये एक, इसको नेगेटिव नहीं ले सकते, बट ये हाँ, जब तक शनि पाइसेस में है तो हम ये जरूर कहेंगे कि ये बहुत लिबरेशन का साइन होता है, इन चीज़ों को छोड़ने का साइन है। तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। तो जाहिर सी बात है, तो थोड़ा ब्लड, लहू दिखना और इस तरह के जो वॉर्स हैं, क्रैश होना, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत चलेंगी अभी। आपने कहा कि बहुत सारे फेसेस चेंज होंगे जी, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया का अभी जो समय है वो समय बहुत बेहतर समय है, टिल 20 से 24 जून तक। बिल्कुल। आने वाले समय में भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं ज्योतिष के आधार पर अगर देखा जाए तो? रोजगार के नए अवसर लेके मुझे लगता है काफी चुनौती होंगी, क्योंकि जो सिस्टम है अभी, जैसे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर है, लोगों को एक बड़े पैकेज की जॉब मिलती है। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा क्या होगा कि एक लेआउट होगा, बहुत बिग अमाउंट में लेआउट होगा। तो नए स्टार्टअप, नए बिजनेस के लिए अभी बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो उसमें क्या होगा कि काफी, जब आप लेआउट होगा, बाहर से फॉरेन से लोग जब लौटेंगे, तो वहां पे एक रिसेशन जरूर दिखता है। तो उनके लिए रोजगार के अवसर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, वो एक बड़ा चैलेंज मुझे दिखता है। हाँ बिल्कुल। देखिए 2026 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि युवा रोजगार छोड़ रहे हैं, बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्यों? आप सिर्फ 2026 नहीं, आप 2030 तक देखेंगे कि जो अभी हमारा वर्ल्ड का सिस्टम है, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ जॉब वो रिड्यूस हो जाएगा। 80% जॉब चली जाएंगी 2032 तक, और बिजनेस और स्टार्टअप जैसी चीजें ग्रोथ करेंगी। 2025 में हमने देखा बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। जी 2026 में 2025 में धार्मिक संकट भी हमने देखने को मिला। जी बिल्कुल। 2026 में क्या कुछ ऐसा होने वाला है भारत में? रिलीजियसली चैलेंज है थोड़ा, और ये मैं कहूँगी कि पॉलिटिकली भी है। और हम इसे जून लास्ट वीक में 22 से 24 जून के बाद जो 3-4 डेज हैं, उनमें पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस दिखता है, एक इंस्टेबिलिटी दिखती है। उसका रीजन रिलीजन जरूर हो सकता है, बट ये पूरी तरह से कहना गलत होगा। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपने कई भविष्यवाणियां की होंगी। जी। अब तक की ऐसी कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो आपने कहा हो और वो हो गया हो? जी काफी हैं। अभी जब लेटेस्ट की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप का जो था इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में, तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया के थ्रू टैरो की सेलिब्रेशंस के कार्ड्स दिख रहे हैं, तो वो हुआ। बात करें अगर 2025 में, तो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश था, एंड मैंने खुद अहमदाबाद पे ही वो शूट किया था कि सैटर्न के ट्रांजिट और इस ग्रहण के कारण इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर हम वर्क वोट विल की बात करें तो वो, हम अगर बात करें जो आगजनी हुई थी 2025 के, वो प्रेडिक्शंस, और ऐसे बहुत सारे कुंभ प्रेडिक्शन। जी, कुंभ के जो मासेस में जो होना था कि मासेस में आपके क्या हो सकता है कि मासेस में भगदड़ मच सकती है, ये प्रेडिक्शन 2025 के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। आगे के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है कि आगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए आगे के लिए जो अभी जो स्टार्टिंग है, अगर मैं बात करूं तो डिफेंस के उस पे भारत बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखेगा, और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी जो भी हो, लेकिन ग्रोथ जो रहेगी भारत की वो बहुत अच्छी रहेगी। और पाकिस्तान के लिए अगर मैं बात करूं, तो पीओके की अगर मैं बात करूं, तो टिल 2027 तक या इस साल भी पॉसिबिलिटी है कि वो पीओके भी हमारा होगा। और मैं बात करूं पीओके हमारा हो जाएगा जी, ये मैं पहले से 2026 में। एस्ट्रोलॉजर नेहा श्री अग्रवाल कह रही हैं पीओके हमारा हो जाएगा। वो तो ऑलरेडी हमारा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आधिकारिक जो उसमें विवाद है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि डिफेंस से रिलेटेड शेयर भी बढ़ रहे हैं, और एक अच्छा टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस में भारत बहुत लीड लेते हुए दिखेगा जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए हम बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है, बाहर के कंट्रीज पे एक्सपोर्ट करते हैं उसको। आप देखेंगे कि यहाँ से भारत सबल होना शुरू हो जाएगा, जो कि जो हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा, तो ये उसकी स्टार्टिंग का ईयर है।
बिल्कुल। हम्म, अब बात कर लेते हैं राशियों को लेकर के। दरअसल लोगों के अंदर ना ज्योतिष को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है जी। हम्म, कि राशियां कैसे तय होती हैं, हम्म, नाम के आधार पर तय होती हैं, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर तय होती हैं, या फिर जब हमारा जन्म होता है तो उसकी ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर हमारी राशि तय होती है। जी। तो आखिर राशि क्या मानी जाए, जन्म के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ के आधार जी, मैं इसको थोड़ा बताना चाहूंगी। जब जिस वक्त हमारा जन्म हो रहा है तो पूर्वी क्षितिज में जो राशि है वो हमारी लग्न बताती है। ठीक है, लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लग्न के कैरेक्टर्स आते हैं। और चंद्रमा उस वक्त जिस राशि में होता है वो हमारी चंद्र राशि कही जाती है। तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है वो लग्न और चंद्र राशि दोनों को लेकर चलते हैं और उनसे ही सारे प्रेडिक्शंस होते हैं। जो हमारा जन्म जिस डेट पे हुआ है तो उस मंथ के अकॉर्डिंग सूर्य राशि बनती है। पर अगर मैं बात कहूं कि 80% प्रेडिक्शंस ज्यादा किस में सही रहते हैं तो वो मैं कहूंगी चंद्र राशि पे। नाम है, मान लीजिए जैसे मेरा नाम चंद्र राशि का मतलब नाम से जुड़ा होता है। चंद्रमा का प्लेसमेंट जिस राशि में है आपके जन्म के समय वो आपकी चंद्र राशि कहलाएगी। उसके नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपका अक्षर निकलता है, नाम का अक्षर, कि आप इससे नाम रख सकते हैं। आप कोई भी नाम रखें, लेकिन जो आप नाम रखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है नरेश, तो ना अक्षर किस राशि में आएगा, तो वृश्चिक स्कॉर्पियो, तो उसका स्कॉर्पियो के ट्रेड्स भी आपको उसमें दिखेंगे। मतलब नाम के आधार पर ही राशि जो तय होती है वही सही मानी जाती है। दो चीजें हैं। मान लीजिए मैंने अपनी राशि के, बहुत से लोगों की चंद्र राशि के आधार पर उनका नाम नहीं होता, नाम कुछ और है, तो नाम के अकॉर्डिंग अलग राशि बनेगी और चंद्र राशि तो आपके जन्म के समय ही निर्धारित होगी। बिल्कुल। आप ये मेरी बात समझें कि जिस वक्त जन्म हुआ है चंद्रमा जिस राशि में था वो चंद्र राशि कहलाएगी। हम ग्रहों का गोचर का भी विचार उन्हीं चंद्र राशि से ही करते हैं। बिल्कुल जी। ज्योतिष वास्तव में क्या है अगर समझा जाए तो, क्योंकि इसका आधार लोग समझना चाहते हैं, इसका आधार क्या है? सबसे पहले ज्योतिष नाम से आपको समझ में आ रहा है, ज्योति धन ईश, ईश्वर की ज्योति। तो ये वो प्रकाश है जो आपको मार्गदर्शन देता है। आज इसका स्वरूप बहुत बिगड़ता हुआ सा आपको दिखेगा, सिर्फ उपायों की बात होती है, पर इसके 3 भाग हैं जिसे हम कहते हैं सिद्धांत ज्योतिष, होरा ज्योतिष और संहिता। सिद्धांत ज्योतिष जिसपे हमारे ऋषियों ने बहुत पहले आकाश देख के गणना कर दी थी, सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहीं से आए कि कौन से किसकी ग्रह की परिधि है, कितने डिस्टेंस पे है और कितनी समय में ये परिक्रमा करते हैं। तो वो सारी चीजें आपके सिद्धांत ज्योतिष में आती हैं। होरा ज्योतिष आपका फलक ज्योतिष होता है। एंड संहिता में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ज्योतिष का, मुहूर्त, कि किस समय आप क्या काम शुरुआत करते हैं। और मुहूर्त को जो सबसे ज्यादा आज के समय में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इग्नोर है। आपकी कुंडली में कोई ग्रह कैसा बैठा हो, पर अगर आपके कार्य करने का मुहूर्त बहुत शुभ है तो वो कार्य सफल होगा। इसी के साथ ही निमित्त शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, शगुन अपशगुन शास्त्र, इनका विचार हम संहिता में करते हैं। तो ज्योतिष को एक शब्द में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अपने आप में पूरा विज्ञान है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने मन से है। जिस तरह पृथ्वी एक ग्रह है जी, ऐसे हमारे ब्रह्मांड में सैकड़ों पृथ्वियां घूम रही हैं, और सबके लिए ज्योतिष एक ही है या अलग अलग है? जहां आप बैठे हैं जी। वहां से आपको ग्रह जो दिख रहे हैं आकाश में, उनके अनुसार हमारे ऋषि ने इस प्लैनेट के लिए ये ज्योतिष है। मतलब हमारी पृथ्वी के अकॉर्डिंग जो हम वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं, उनमें जो ग्रहों को, नक्षत्र को, 12 राशि को, वो पृथ्वी से कैसे दिखते हैं, तो ये और जगह कैसे अप्लाई हो सकता है, ये यहाँ के लिए है, इस प्लैनेट के लिए। बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया पर लोग खुद को ज्योतिष बताकर भविष्यवाणियां कर देते हैं, कुछ भी रेमेडीज बता देते हैं, और इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ देशवासी हैं जी। अगर 10-5 लोगों पर वो फिट बैठ जाती तो वो उसे भगवान समझने लगते हैं। जी, देखिए इस बात पे मैं कहूंगी कि प्रेडिक्शंस जो होते हैं सिर्फ कुंडली देखकर या आपके प्रश्न ज्योतिष पे हो सकते हैं, यानी प्रश्न पे, और आप कुछ भी बोलिए तो वो कुछ % लोगों पे सही फिट बैठ जाता है, पर क्या ये वास्तव में उनको वो हीलिंग करता है, क्या वो उनको वो सोल्यूशन देता है, ये प्रश्न है। तो अगर मैं बात करूं तो एक एस्ट्रोलॉजर को डर नहीं फैलाना चाहिए, और जो डर फैलाए मैं उसे एस्ट्रोलॉजर नहीं मानती। तो प्रिडिक्शंस की अगर हम बात करते हैं, आप मान लीजिए शनि का गोचर हो रहा है, गुरु अतिचारी हो रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया के हो रहे हैं।
पर आपके चार्ट में आपकी महादशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, आपके पूर्वजों के कर्म क्या रहे हैं, आपके पितृ कैसे, सब कुछ डिसाइड करेगा आपका आने वाला, आपके आगे के समय को। तो ये सब सारी बातें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए कुंभ राशि का जिक्र करते हैं जी। कि कुंभ राशि तो बहुत खतरनाक चल रही है इस वक्त, बहुत बुरा वक्त आने वाला, इस तरीके से जो डराते हैं, मैंने क्या ये कहा, सही है? गौरव जी, इसी बात में मैं कहूंगी, जो डर फैलाए वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, क्योंकि कुंभ राशि कितने लाखों करोड़ में लेकिन हो लोगों सकता के- है ये सच्चाई भी हो। देखिए, अगर ये मान लीजिए इस राशि का समय अच्छा नहीं है, मान लीजिए इसमें तो क्या सारे लाखों करोड़ों लोगों के कर्म सेम है? क्या सबके नाम सेम है या सबकी कुंडली एक है? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक बात कैसे इतने लोगों पे अप्लाई हो सकती है, उसके कुछ ट्रेड्स 10% 15% दिख सकते हैं। जैसे लोग गोचरों पे बहुत विचार करते हैं कि ये गोचर से इस राशि का समय बहुत खराब आ रहा है, पर मेरा कहना ये है कि अगर आप ज्योतिष को पढ़ें, अगर आपने शास्त्र पढ़ा है, तो सबसे पहले दशा आती है, महादशा आती है। गोचर तो सिर्फ 10% और 15% रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये भ्रम क्यों? मेरा प्रश्न है कि ये भ्रम क्यों? सिर्फ क्या गोचर पे हमारे कर्म, हमारा भाग्य निर्धारित होगा? देश में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, असली और नकली एस्ट्रोलॉजर में कैसे फर्क महसूस किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है गौरव जी। आज के समय में अगर मैं कहूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा भय मचा रहे हैं, भय क्रिएट कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, मैं कहती हूँ वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का काम है राइट पाथ दिखाना। आपकी कुंडली में कुछ प्रोमिसेस हैं, कुछ अच्छे और कुछ चैलेंजेस हैं, वो आपको बताना। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, और उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज होती हैं, पर हर रेमेडी सबके लिए नहीं है, जो कि आज के परिवेश में चल रहा है। तो मैं कहूंगी कि जो असली ज्योतिष है, जो असली एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको सही मार्गदर्शन देता है, ना कि डर फैलाता है। चलिए अब हम राशियों की बात करेंगे और 12 राशियों पर जिक्र करेंगे। जी। सबसे पहले मेष राशि का जिक्र करते हैं। मेष राशि कैसी चल रही है 2026 में? देखिए, मेष राशि के लिए अभी वो 7.5 का इनिशियल्स है उनके लिए, तो पहला चरण चल रहा है। लेकिन मेष राशि को आप देखेंगे कि फाइनेंशियली काफी ग्रोथ करते हुए दिखेंगे, है ना। उनके करियर में अभी तक जो बहुत सारे सेटबैक्स चल रहे थे, वहां पे दिखेगा कि नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और वैसे भी जो मेष राशि है, उसको नए इनिशिएटिव लेने में उसको उसको उसकी हॉबी है, मतलब उसको आनंद आता है। तो ये साल अगर मैं कहूँ तो उनके लिए नए एफर्ट्स लेके आएगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोगों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है और उनका स्वभाव कैसा है? देखिए, टॉरस जो है ना, धीरे धीरे जरूर चलते हैं, पर सबसे बहुत स्थिर राशि है, बहुत स्टेबिलिटी लिए होते हैं, एंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसी राशि में देखी जाती है। बहुत ट्रू सोल्स होते हैं, आपके लिए खड़े रहेंगे, और लेकिन इनको जो इन्होंने सोच लिया उससे अलग हटके नहीं सोच पाते, ये उनका थोड़ा ड्रॉबैक होता है। तो मैं कहूँ अगर सबसे फाइनेंशियली जो मनी वाली राशि है, वो उसमें टॉरस भी एक राशि है। बिल्कुल। मिथुन राशि का जिक्र करते हैं जी। मिथुन राशि के लोग अक्सर बहुत सोचते हैं, उनकी सोच सबसे अलग मानी जाती है। इनके बारे में ज्योतिष क्या कहता है? मरकरी साइन है, एंड मरकरी फटाफट काम करने में और इंटेलेक्चुअल मैथमेटिक्स और एक अलग सोच दिखाता है। तो मैं कहूँ कि मिथुन राशि एक अलग दिमाग के होते हैं, एक अलग सोच के होते हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन ये है कि ये एक ऐसे तुरुप का पत्ता होते हैं कि जिसके साथ लग जाए उसके काम को ये बढ़ा देते हैं। अब जिक्र करते हैं कर्क राशि की। जी। कर्क राशि के लोगों की भावनाएं और पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है? अगर मैं इस साल की बात करूं तो अभी तो कर्क राशि के लिए जून के बाद से समय सही है। जून से 2 जून से जब गुरु इनके लग्न में आएंगे और इन्हीं की लग्न में आके, यानी इनकी राशि में ही आके उच्च के होते हैं। काफी समय से कर्क राशि बहुत ज्यादा फेस कर रही थी। अष्टम शनि था, अभी अष्टम राहु चल रहा है, अष्टम भाव में इतने सारे प्लैनेट्स हैं। तो जो लोग ज्योतिष में है, अकल्ट में है, उनके लिए तो बहुत अच्छा दिखता है अभी का समय। और जून के बाद आप देखेंगे कि बहुत जो अभी तक जो ये रुके हुए थे उसमें आप बहुत अच्छी ग्रोथ देखेंगे। सिंह राशि को नेतृत्व करने वाली राशि कहा जाता है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, सिंह राशि, आप लॉयन क्या होता है, आप अगर आप देखें तो उसकी चीज में रॉयल्टी है, लीडरशिप है, सन का साइन है ये। तो सन प्रकाश देता है, उसको लीड करना आता है, पूरे पूरे विश्व को वो रूल करता है। तो बिल्कुल वो राशि है, उनकी हॉबी है, हॉबी के उनकी ब्लड में है नेतृत्व करना, और वो आपको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी देंगे जितनी वो खुद के लिए चाहते हैं। एक ये ऐसी राशि है जो एक राजा की तरह रहती है और सामने वाले को भी उसी तरह से रिस्पेक्ट देती है। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा, क्या ये सच है?
बिल्कुल सच है एंड बहुत अच्छे डिटेक्टिव भी होते हैं। इनको हर काम कहाँ कैसे क्या चीज़ रखनी है, क्योंकि मरकरी का साइन है, मरकरी इसी राशि में आके एक्सल्टेड होते हैं। तो इनको हर चीज़ें अपने तरीके से चाहिए। अगर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल इस रूम में ये चीज़ यहाँ है तो वो यहीं पर रहेगी। तो उनको वैसे ही पसंद होता है और इसी कारण ये बहुत अच्छे ऑफिसेज़ में जो काम करते हैं, जो बहुत अच्छे से डाटा मैनेज करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं। तुला राशि के बारे में जिक्र करते हैं। जी। तुला राशि के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये सोचने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार रखते हैं। हुँ। इसमें इनके जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, तुला राशि के लोग अगर अपने जीवन में संतुलन नहीं रखेंगे तो परेशान रहेंगे। ये बैलेंस का साइन है, तराजू का साइन है। तो ये अपने प्रोफ़ेशन और रिलेशनशिप दोनों में बैलेंस रखते हैं, इसलिए शायद ये सोचते हैं और जितना वो काम करते हैं उसका मेहनताना उन्हें चाहिए होता है। गिव एंड टेक की राशि है, बैलेंस करते हैं, जितना देते हैं उतना लेते हैं। वृश्चिक राशि को रहस्यमय राशि क्यों कहा जी, जाता है? बिल्कुल। क्या ये सच है? ये सच नहीं, बिल्कुल सच है एंड उसका कारण है स्कॉर्पियो बिच्छू को देखेंगे कहाँ रहता है वो, पानी और थोड़ा मिट्टी में छुप के रहता है। तो दीज़ आर द पीपल दे आर मोर सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं ये लोग और इन्हें अगर इन्हें बाहर से ही शांत दिखेंगे पर अंदर से इनके उथल आग चलती रहती है। तो बिल्कुल और किस बात को कितनी गहराई तक रखना है, ये इनसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कोई नहीं जानता और बहुत इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, हुँ। वो बहुत हिडन सीक्रेट होते हैं। बिल्कुल। वृश्चिक स्कॉर्पियो से आप पार नहीं पा सकते। अगर आप कोई भी अपना दुश्मन बनाइए पर स्कॉर्पियो को दुश्मन मत बनाइए। ये आपका बहुत शांति से नुकसान करता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। जी। धनु राशि के लोगों का भाग्य और करियर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इनके लिए ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा? देखिए सैजिटेरियस साइन जो है आपने इसका साइन पे अगर आप नोटिस करिए तो हॉर्स पे सवार हैं और आर्चरी करते हुए। तो दे आर वेरी फोकस्ड पर्सन और लगातार उनको भागना यानी अपने काम के लिए मेहनत करना इनको पसंद होता है एंड जुपिटर इसको रूल करता है। तो नॉलेज लेना इन्हें बहुत पसंद है। नॉलेज वाला काम तो अगर मैं कहूँ टीचिंग में बहुत अच्छा जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है एंड ये ऐसे लोग हैं ना जिन्हें वर्क मतलब इनको काम पसंद है। टारगेट्स दीजिए इन्हें, आप टारगेट्स दीजिए ये वो अचीव करेंगे। मैं अगर मुझे एक बोलना तो नहीं चाहिए पर ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते। बैलेंस करके अगर चलना चाहेंगे शांत रह के तो चल सकता है, लेकिन इनका माइंड लगातार एक डायरेक्शन में काम करता है। इनको एक वर्क काम चाहिए, एक अचीवमेंट चाहिए लगातार। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लोगों को बेहद मेहनती और अनुशासित माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार भी ऐसे ही माना जाता है। क्या ये बात सच है? सैटर्न रूल कर रहा है, सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है, आपके कर्म का कारक है। तो ये राशि ऐसी है कि ये डिसिप्लिन फॉलो करती है। शुरू में लगता है कि धीरे-धीरे बहुत स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, बट आप इसका साइन देखिए। तो अगर इनका साइन आप देखेंगे तो डुअल साइन है। तो ये माउंटेन्स की हाइट तक जाते हैं। सक्सेस इनको ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको सक्सेस ना मिले, लेकिन शुरू में बहुत स्लो रहते हैं ये और हार्ड वर्क की वजह से ही ये टॉप पे पहुँचते हैं। अब जिक्र करते हैं कुंभ राशि के बारे में। बिल्कुल। और कुंभ राशि पिछले कई वर्षों से बहुत संघर्ष झेल रही है, बहुत संघर्ष कर रही है, उथल-पुथल है जीवन में। इनको अलग सोच वाला और क्रांतिकारी माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? एक्वेरियस साइन कुंभ राशि को रूल करते हैं सैटर्न, राहु। और हम अगर बात करें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तो यूरेनस। तो राहु जो है ना वो अलग माइंडसेट दिखाता है, अलग विचारधारा, समाज से हट के अलग सोचना। इस कारण ये अलग विचारधारा के माने जाते हैं। पर दीज आर द पीपल मोस्ट बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। अगर मैं कहूँ तो ये अपने फ़ोन से ही बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो ये राशि को मैं कहूँगी बुरा समय तो नहीं, अभी तो इनकी खुद की राशि में राहु विराजमान है। तो जितना आप सोशल मीडिया देख रहे हैं आज इन्हीं की देन है। तो ये जितना ग्रोथ हो रहा है पॉडकास्ट में, यूट्यूब चैनल्स में, वो इसी का इफ़ेक्ट है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरी खुद की कुंभ की राशि है और शायद इसीलिए फ़ोन पे मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं इस बात को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगा कि बिल्कुल सही बात आपने कही है। कुंभ राशि के साथ ऐसा चल रहा है। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 अभी चल रही है या खत्म हो गई है? कुछ लोगों का ये कहना है कि होलिका दहन के साथ साथ शनि की 7.5 भी खत्म हो गई है। कुंभ राशि की पे शनि की 7.5 अंतिम चरण में चल रही है। अभी शनि मीन राशि में है। ये अपने 5 साल का पीरियड निकाल चुके हैं और अंतिम फेज में है। तो कहते हैं कि इनके लिए पिछले 5-6 साल की जो मेहनत का भी फ्रूट मिलने का टाइम आ गया है, फल मिलने का। तो इनके लिए काफी अच्छा समय है कुंभ राशि के लिए। मीन राशि का जिक्र कर लेते हैं। मीन राशि के लोग आध्यात्मिक और भावुक माने जाते हैं। क्या ये उनकी राशि का प्रभाव है?
देखिए बिल्कुल मीन राशि का आपने चिन्ह दिखा है, एक फिश फिर दूसरी फिश है ना, बीच में ब्लैक होल। तो ब्लैक होल ना बहुत गहराई को दिखाता है, अध्यात्म को दिखाता है, और इसका स्वामी कौन है? जुपिटर, बृहस्पति। तो वो ध्यान धारणा के अध्यात्म के कारक हैं, एक विजडम के कारक हैं। तो बिल्कुल ये लोग ऐसे होते हैं। और भावुक अगर मैं कहूँ तो वॉटरी साइन है, तो एक इमोशंस लिए हुए होते हैं, पर वो इमोशंस इनके कंट्रोल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनकंट्रोल इमोशंस। चलिए, ये हमारी 12 राशियां रहीं और मुझे लगता है कि मैम ने जो कुछ भी बताया उन राशियों पर बिल्कुल उस चीज का प्रभाव होगा। अब बात कर लेते हैं टैरो कार्ड और ऊर्जा भविष्यवाणी को लेकर के, जी क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो टैरो कार्ड्स में माना जाता है और टैरो कार्ड से जो भी आप भविष्यवाणी करती है वो हमेशा सही साबित जी होती है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आजकल टैरो कार्ड रीडिंग बहुत लोकप्रिय हो रही है, क्यों? जी, क्योंकि टैरो एक बहुत अच्छा गाइडेंस टूल है, और आपके जो ज्योतिष बहुत गहरा और बहुत पेशेंस और कैलकुलेशन के साथ चलता है। और टैरो कार्ड एक एनर्जी रीडिंग है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, एंड आपके जो जिनको रीडिंग करना आता है, मतलब पिक्चर्स देख के जो कनेक्ट कर पाते हैं, तो मैं कहूँगी ये उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड फीमेल्स की इंट्यूशंस पावर जिसे कहा जाता है बहुत अच्छी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे यंगस्टर गर्ल्स इसमें आ रहे हैं जो कि इस पेशे को एज अ प्रोफेशन अपना रहे हैं। टैरो कार्ड क्या होता है और क्या इसके माध्यम से भविष्यवाणियां सच में सही साबित होती हैं? टैरो कार्ड एक तरह से एनर्जी रीडिंग है, साइकिक रीडिंग है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आप जो पूछने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, ये सारी एनर्जीज को वो रीड करता है। मैं लास्ट 10 to 15 ईयर से टैरो कार्ड कर रही हूँ, और इसके प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही जाते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रश्नों के आंसर आप इनसे नहीं दे सकते हैं, बट ये इतना, जैसे मान लीजिए आपको एक कॉलेज चूज करना है, एंड अभी करंटली अगर मैं T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, तो सेलिब्रेशंस के कार्ड इंडिया के लिए आए थे पूरी तरह से। ये मतलब प्रमाणित है मेरे पास, आप इंस्टाग्राम में वो रील भी देख सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा ये एक गाइडेंस टूल है। ये आपको बहुत हेल्प करता है डे टू डे लाइफ में, कि आपके लिए क्या चीज सही है, आज के दिन की एनर्जी कैसी रहेगी, अगर आपको कोई चीज चूज करनी है तो उनमें कौन सा बेटर जा सकता है। ये यूनिवर्सल गाइडेंस है, यूनिवर्स की एनर्जी की हमारे लिए आगे क्या बेहतर है। तो ये प्रेडिक्शंस तो है ही, पर गाइडेंस टूल ज्यादा है। आप कई बार कह चुकी हैं और कई बार आप कहती हैं कि टैरो कार्ड से एनर्जी रीड करके हम बता देते हैं। तो ये एनर्जी रीड क्या होती है, इसका आधार क्या होता है? देखिए एनर्जी क्या है, हमारे कोई भी चीज है उसका एक एनर्जी फील्ड है, एक मैग्नेटिक सेंटर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है उसकी। तो अगर आप बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रास हैं। तो आप देखते होंगे पहले के जो ईश्वर की हम फोटो देखते हैं, राम की फोटो देखते हैं, तो पीछे एक येलो कलर की लाइट है। वो क्या है? वो हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी का एक ऑरा है, एनर्जी है। तो उसी एनर्जी को हम ऑरा बोलते हैं जी। तो उसी ऑरा को ही हम रीड करते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को एक टैरो कार्ड रीडिंग का एक लाइव एग्जांपल हो जाए, जो आप मेरी एनर्जी रीड करके देखिए और हम इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। जी बिल्कुल, अब बताइए। तो टैरो कार्ड 78 कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकना कार्ड एंड माइनर अरकना कार्ड। कार्ड्स हर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी नेहा जी मेरे बारे में बताने जा रही हैं, मेरी एनर्जी को रीड करने वाली हैं, और मैं अपना फीडबैक जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। जी। तो गौरव जी का प्रश्न है कि उनकी आज की एनर्जीज कैसी हैं और आने वाले अपकमिंग उनके करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बिल्कुल। तो ये 78 कार्ड्स हैं। टैरो डेक सबसे ओल्डेस्ट डेक है ये। तो गौरव जी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, एंड आप दिखता है कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जिसका बहुत ज्यादा सपोर्ट है आपको, एंड दिखता है कि आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत दिख रही हैं, बट क्लाउड है, यू हैव टू चूज वाइजली। आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम राइट और रॉन्ग? You're absolutely right, और एकदम सही है आप। और क्योंकि मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ और बिल्कुल इसके पीछे एक फीमेल का हाथ है, बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ एकदम सही है, एकदम सही है। जी, तो कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि अब जब आप करियर के लिए चूज करें, उनमें कुछ जो अपॉर्चुनिटी है वो वाकई ग्रोथ देने वाली है, और कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं ठीक है, तो आपको वाइजली चूज करना है। करियर ग्रोथ को लेके आपने मुझे बताया, मेरा ये पॉडकास्ट चैनल ओके कितना ग्रो करेगा? ठीक है।
आई विश कि देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जी, तो बिल्कुल। आप भी यूनिवर्स से मांगेंगे कि क्या आपके ये लिए है। एनर्जी रीड करके बता रहा है। जी, आपका पॉडकास्ट। ओह, दैट्स ग्रेट। तो ये पॉडकास्ट से बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं, बहुत ग्रोथ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और ये आपका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हुए मुझे दिख रहा है। जी, जी। बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसी सोच के साथ ये पॉडकास्ट शुरू किया एंड है। इसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं, पीछे से बैक सपोर्ट भी है आपके। हाँ, हाँ, बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आपने बता ही दिया शुरू में, एक फीमेल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो वो जी। है इसमें। तो मैं अपने दर्शकों को अपना फीडबैक बता दूँ, नेहा जी ने जो कुछ बताया वो बिल्कुल ठीक बताया है। और इन्होंने जो प्रेडिक्शंस किए हैं, वो उम्मीद है कि सही साबित होंगे, लेकिन जो बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया है। इसका मतलब टैरो कार्ड्स जो हैं, वो सच बोलते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अब बात वास्तुशास्त्र को लेकर करते हैं, वास्तु को लेकर करते हैं, जिसका लोग सबसे ज़्यादा अब ख़्याल रखने लगे हैं, पहले सबको नहीं मानते थे। लोग कहते हैं कि घर में वास्तु दोष है, जीवन में परेशानी आने लगती है अगर वास्तु दोष होता है घर में तो। क्या ये सच है? मैं कहूँ, मैं इस बात को थोड़ा सा एक अलग तरीके से रखना चाहूंगी। दशा और दिशा दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो ज्योतिष से हम दशा जानते हैं और दिशा हमारी घर बताता है। अगर मेरी दशा ऐसी है, मेरी कुंडली में है कि मुझे अच्छे घर में रहना है, तो हम अच्छे घर में ही जाएंगे। हमारी जैसे से दशा चलेगी उसके अकॉर्डिंग हमारे घर भी चेंज होता है, या घर में चीजें चेंज हो जाती हैं। तो बिल्कुल वास्तु का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये सारी चीज एक चीज पे आके होती है कि एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो रही है। वो एनर्जी फील्ड आपको कितनी ग्रोथ दे रही है, कितनी प्रोग्रेसिव है। वास्तु आज का नहीं है, इन्हें लिखने वाले बहुत पहले, और बहुत ज्यादा हमारे जितने टेम्पल्स बने हैं सब वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं। हम बीच में भूल गए हैं कि वास्तु हमें बिलीव करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, हम अपनी सुविधा के अनुसार काम करने लगे। वास्तु क्या होता है और वास्तु दोष का सही उपाय क्या है? देखिए, वास्तु जो है, आप जहां आप रह रहे हैं, आपकी 4 दिशाएं, मेन स्पेसिफिक 4 दिशाएं, और इनके हम सब डायरेक्शंस करें तो 16 दिशाएं होती हैं, और प्रमुख रूप से 8 दिशाएं हैं। और हर कॉर्नर में अगर हम देवताओं का विचार करते हैं तो 45 देवता हैं। तो हर कॉर्नर कुछ कह रहा है, उसकी कुछ एनर्जी है कि ये एनर्जी यहाँ पर इस चीज की है, तो वहां पे वही चीज रखें। जैसे साउथ ईस्ट है या साउथ है तो वहां पे हम किचन, फायर की एनर्जी है तो किचन होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट है तो वो एक जुपिटर की एनर्जी है, तो वहां पे ईश्वर की पूजा, आप मंदिर रख सकते हैं। ये एक ऐसा बेसिक वास्तु है। पर इससे भी चीजें जो इम्पोर्टेंट है, सबकी कुंडली अलग है। 4 लोग रह रहे हैं वहां, सबकी कुंडली अलग है। तो सबकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी उनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स है अलग हो जाते हैं। इसलिए वास्तु बहुत गहरा विषय है। ये सिर्फ खाली हम डायरेक्शंस पे नहीं कह सकते। उस भूमि की क्या ऊर्जा है, वो भूमि कितनी शुभ है, उस भूमि में पहले क्या कार्य हुआ है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। घर में अगर वास्तु दोष है तो उसके लिए सही उपाय, पूजा या रेमेडी है कुछ? बिल्कुल है। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का दोष है, और वो दोष है तो पहले उस दोष का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि उसके, अगर वो दोष है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। अगर वो मैच करते हैं तभी उसका उपाय देना चाहिए। अब ये वास्तु दोष का जिक्र कर रहे हैं, तो घर की दीवारों पर कौन सा कलर होना चाहिए? बेड का सिरहाना किधर होना चाहिए? सोफा कहाँ रखा होना चाहिए? टीवी की वॉल कौन सी होनी चाहिए? घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए? घर में किचन कहाँ होनी चाहिए? क्या ये सब अगर ये वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए ये सब? तो वास्तु में हर दिशा की एक ऊर्जा है, तो उसके अनुसार अगर हम चीजों को व्यवस्थित रखते हैं तो वो चीजें हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। जैसे कि हमें कार्य करते वक्त किस तरफ फेसिंग हो, तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या कुछ हद तक वेस्ट भी बहुत शुभ माना जाता है। हमें साउथ वेस्ट अवॉइड करना चाहिए। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका स्वामी राहु है। तो जैसे अगर आप टीवी है तो टीवी को आप अपनी वेस्ट वॉल पे लगाइए। आपके घर की घड़ी है तो वो नॉर्थ, क्योंकि ये डायरेक्शन शुभ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन मनी की डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से जब हम अपना घर डिजाइन करें तो एक एक छोटी चीज का ध्यान रखें कि हमारे घर में चीजें पॉजिटिवली क्रिएट हों। ये सारी कहानी उसी चीज की है। लोग अपना समय बदलने के लिए अंगूठियों में रत्न पहनते हैं, बहुत सारी चीजें धारण करते हैं। क्या ये वास्तव में काम करते हैं रत्न हमारे जीवन में? बिल्कुल काम करते हैं। हर रत्न की अपनी एनर्जी है। बस आपने अपने किस कार्य की सिद्धि के लिए उसको धारण किया है, और उससे भी महत्वपूर्ण किस समय धारण किया है, मुहूर्त क्या था। ये दोनों चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं रत्न धारण करने के लिए।
क्या ज्योतिष उपाय यानी रेमेडीज सच में काम करती हैं? काम करती हैं, पर हर रेमेडी किसके लिए है और किस कार्य के लिए दी जा रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज गौरव यहाँ पे जो मुझे लगता है कोई नहीं बात करता, 3 तरह के कर्म हैं आपके, मूवेबल कर्मा, फिक्स कर्मा एंड ड्यूअल कर्मा। तो मूवेबल कर्मा यानी वो 33%, आप मान लीजिए हर कर्मा 33%। मूवेबल कर्मा की इजिली रेमेडीज हो जाती है। जो ड्यूअल कर्मा है वो ब्लेसिंग्स एंड प्लस रेमेडी काम करते हैं। एंड जो फिक्स कर्मा है उनकी कोई रेमेडी नहीं होती, वो आप अपने कर्म से ठीक करें या उनको एक्सेप्ट करें। अगर किसी व्यक्ति के काम बार बार बिगड़ रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है और इसकी रेमेडी क्या है? देखिए, सबसे पहले तथ्यों पे अगर बात करें तो अगर काम बिगड़ना है तो रीजन क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो उसकी पत्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं चार्ट में, क्या महादशा दशा चल रही है। एंड काम बिगड़ने एंड डिलेस का कारण कहीं ना कहीं सैटर्न होता है। तो हम सैटर्न की रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन मेरी विचारधारा ये है कि पहले आप उनका कुंडली विचार कर ले, उनकी दशा पे अध्ययन कर ले, तब आप उसको रेमेडी करें। इसका एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है, जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी स्वर को यानी आपकी जो सांस है उनको ध्यान दें। आपका अंदर कुंभक लगाते हुए सांस भर के प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये सुंदरकांड की बहुत इफेक्टिव चौपाई है। इसका अपना स्मरण करें और जो स्वर आपका चल रहा है वो पैर घर से बाहर निकालें। और जब आप जहां जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं वहां पे भी सांस अंदर भरें और जो स्वर चल रहा है वही पैर अंदर रखें। ये बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है और इसको अपनी डेली लाइफ में लाइए। आप देखिए आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के बेवजह बहुत सारे दुश्मन हैं, जो कि उसे पता भी नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? क्योंकि वो लोग उसका काम खराब कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। 2 चीजें गौरव जी, किसी भी उग्र देवी देवता की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, चाहे वो नरसिंह देव हो। और मैं कहूंगी आप काल भैरव की पूजा जरूर करें, क्योंकि इस युग में काल भैरव की बहुत बहुत महिमा है। और काल भैरव अष्टकम होता है, इसको आप रात में पढ़ना शुरू करें। ये किसी और को का नुकसान नहीं, पर ये आपके ऑरा को इतना स्ट्रांग कर देगा कि कोई आपके लिए खराब नहीं कर पाएगा। तो काल भैरव अष्टकम का नियमित 3 बार पाठ करें। शनिवार हो सके तो काल भैरव मंदिर जाके आप सरसों के तेल का दिया, नहीं तो रविवार वो जरूर अर्पित करें उनको। और बटुक भैरव होते हैं, रविवार को अगर आप बटुक भैरव मंदिर जाते हैं, उनको सिंदूर ऑफर करते हैं, तो ये अपने बहुत जल्दी इसके रिजल्ट से, मतलब इंस्टेंट यही है। हाँ जी, हाँ जी। कितने तो रविवार भैरव जाना? आप इसको शुरू करें। आप 1 रविवार जाएं, 2 जाएं, आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। मुझे लगता है कि आपकी अगर 2 महीना भी आप ये रेमेडी कर लेते हैं तो बहुत है। कई लोग पूछते हैं कि अगर किसी को आपको वश में करना है सात्विक तरीके से, तो उसके लिए क्या रेमेडी है? गौरव जी, मैं जो वश में करने वाले शब्द से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरिश्मा, आपके ऑरा में वो मैजिक हो कि लोग आपके उसमें आए, सम्मोहन में आए, आकर्षण में आए, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी को वश में करना है, क्योंकि अगर ये बात इस बात को मैं प्रमाणित, तो फिर ऐसे तो फिर सारे वही लोग आगे आ जाते जीवन में, वही लोग दुनिया पे भी राज कर रहे होते जो सबको वश में कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको अपने ऑरा को, अपनी पर्सनालिटी को आप बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ मंत्र हैं और कुछ साधनाएं हैं जो आप कर सकते हैं। आप अपने साथ इत्र का यूज कर सकते हैं। आप जब हनुमान, किसी भी एक मंत्र का, अगर मैं कहूँ हनुमान जी का आप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा एक शब्द है माँ दुर्गा का, दुर्गा जी के जो 32 नाम है, आप वो पढ़ें। पर श्रीधर सिद्धि सिद्धिक दुरंत देव, श्रीधर सिद्धि सिद्धिक दुरंत देव, ये भी एक मंत्र अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। और इसी के बाद सब आपके वश में आ जाएंगे। कह सकते हैं। चलिए, अगर आजकल का समय देखा जाए तो प्रेम विवाह बहुत हो रहे हैं, और प्रेम विवाह में कुंडली मिलाना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। आप प्रेम, आपका जब तक क्या किसी दशा के कारण आपका वो प्रेम हुआ है ना, और जब कभी कुछ आपका खराब समय आएगा तो वो प्रेम में क्या कमी नहीं हो सकती है। तो कुंडली अगर हम मिलाकर करेंगे तो हमारा, उससे हमारे सिर्फ खाली आचार व्यवहार, मतलब आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, वो सारी चीजों का मैच होता है। आपके जो हम जब सारे गुण मिलाते हैं, नारी भुकुट, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं। और आपकी मैरिड लाइफ की एज क्या रहेगी, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। आपका संतति योग कैसा है, ये सारी चीजों का विचार करके ही आप, चाहे प्रेम, अब आप ये कह लीजिए कि प्रेम हो गया तो विवाह कर लिया, तो फिर आप कर लीजिए, उसमें कोई, फिर हम क्या कहेंगे। लेकिन जब ज्योतिष है तो ज्योतिष तो कहता है कि आप विचार करके। लेकिन ऐसा कहा जाता है
कि अगर विचार मिल गए हैं हम्म। तो कुंडली का मिलना जरूरी नहीं, क्योंकि जीवन विचारों से कटता है, कुंडली से नहीं। आज विचार मिल गए हैं, 5 वर्ष तक विचार मिले हैं, 10 साल बाद क्या, 15 साल बाद क्या विचार, क्या आपके नित्य कर्म से आपके विचार नहीं बदलेंगे? आपके सराउंडिंग जो लगातार लोग बदल रहे हैं, तो क्या आपके विचार नहीं बदलेंगे? विचारधारा एक हो सकती है, पर आपकी बहुत सारी चीजों में आपके विचार बदल सकते हैं। आजकल ये देखने को मिलता है कि गर्लफ्रेंड या पत्नियां छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं। अगर वो नाराज हो रही हैं लगातार, तो उनको मनाने के लिए कोई रेमेडी है अपने पास? गौरव जी, उनको टाइम देना चाहिए। और आप अपना ऐसा क्रिएट कीजिए ना, इतना लव एनर्जी लाइए कि वो खुद वापस आ जाए। तो मैं कहूंगी लव एनर्जी क्रिएट करने के लिए अगर सात्विक तरीके से हम बात करें, तो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एक जिबू सिंबल है, जीवा जीवा। तो उसको सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है आपका सिंपल फिंगर से, जैसे आप सामने बैठे तो मैं ड्रॉ कर, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। आप बात करने लगते हैं, अगर बात नहीं हो रही है तो बात शुरू हो जाती है। पर मैं कहूंगी कि उनको भी टाइम दीजिए, और ऐसी सिचुएशन ना आए तो वो समझदारी चाहिए। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो खुद को काबिल बनाए, आपके पास पार्टनर हमेशा रहेगा। रेमेडी बस वो ही है, अगर रेमेडी का जिक्र मैं किया जाए तो इस तरह समय की- देना चाहिए। समय देना चाहिए। और मैं कहूंगी अगर आपने मैच करके किया है विवाह, तो ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं, मतलब गुस्सा होना और कुछ होना। अगर कोई किसी से सच्चा प्यार कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके सामने वाला उसकी बात सुन नहीं रहा है, उसको इग्नोर कर, उससे दूरी बना रहा है, तो ऐसे में कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए जो उसकी वो बात सुनने लगे और सब ठीक हो जाए? गौरव जी, आपके सवाल बड़े दुविधा में डालते हैं, क्योंकि इस तरह की रेमेडीज को हम प्रमोट नहीं करते। बट फिर भी मैं कहूंगी कि एक दुर्गा सप्तश्लोकी का श्लोक है, ओम ज्ञानी नामापि चितासी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षिति। तो इस मंत्र का जाप करने से आपका सामने वाले आपकी बात सुनने लगते हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और मैं कहूंगी कि दुर्गा सप्तश्लोकी के अगर आप 7 श्लोकों का अध्ययन नियमित कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा नहीं। इतना सिद्ध है ये मंत्र। आजकल सबसे ज्यादा जो लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं वो है आर्थिक तंगी। जी। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए लोगों को क्या रेमेडी करनी चाहिए? गौरव जी, बहुत अच्छा एक इसका उपाय है, और बहुत साधारण तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हम जब भी घर से निकलते हैं तो नियमित रूप से एक दीपक तो हम जलाते ही हैं। आप चाहे महालक्ष्मी के 21 नाम ले लीजिए, चाहे आप महालक्ष्मी अष्टकम के श्लोक ले लीजिए, आप वो श्लोक पढ़े और 1 बूंद घी उसी दीपक में डाल दें। आप देखेंगे कि ना चीजें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, मनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लग जाएंगी। आप हवन नहीं कर सकते, बड़ा मत करिए, आप सिर्फ दीपक में डाल दीजिए 1 बूंद की। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप उनका। और साथ में शुक्रवार के दिन खीर का भोग जरूर लगाना है। किसको? माँ लक्ष्मी को। और माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी के भी नाम लेने, 11 या 21 जो ले सकते हैं, मैं पूरा नाम लेने के लिए नहीं कह रही, वो भी जरूर ले, और आप चेंज देखेंगे 2 दिन में। पायरेट क्रिस्टल वास्तव में मनी को अट्रैक्ट करता है, ये सही रेमेडी है? देखिए, पायराइट के लिए कहा जाता था कि ये शनि का स्टोन है, एंड ये कई बार आपको हेल्थ इश्यूज भी देता है, बीपी भी बढ़ाता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर मनी के लिए आपको क्रिस्टल्स रखने हैं, तो सिट्रिन एंड ग्रीन जेड ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं इन कंपैरिजन टू पायराइट। पायराइट को आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं फॉर दी मनी अपॉर्चुनिटी, पर इसको हर व्यक्ति यूं ही धारण करेगा तो ये आपके हेल्थ पे भी, आपके बीपी पे भी काम करता है, ये बात आप नोट करें। अगर पढ़ने वाले छात्रों की बात की जाए तो उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि हम मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन परीक्षा में हमको उचित परिणाम नहीं मिलता, अच्छा रिजल्ट नहीं आता। उसके लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी, बहुत अच्छी थेरेपी है वाटर थेरेपी। तो वाटर में पावर होती है मेमोरी रिटेन करने की। तो आप जब भी पानी पिए, तो मैं कहूंगी हर छात्र को अगर 10th के बाद ही एक तो ओम एम महास्वस्ते नमः का जाप करें। ये मंत्र कर क्या रहे हैं? ये आपके एनर्जी को, ब्रेन की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो क्लाउडेड माइंड रहता है उसको फोकस कर रहे हैं, और इसी को ही चैंट करके आप पानी पिए। और साथ में एक बहुत अच्छा हीलिंग कोड है 22111078। ये
एक्सेलेंसी देता है स्टडीज में। तो इसको आपको यूज कैसे करना है, आप अपनी जो बॉटल चार्ज करें उसके बाहर आप लिख सकते हैं, आप अपने स्टेशनरी बॉक्सेस पे लिख सकते हैं, आप अपने पिलो पे लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक गुड इंटेंशन क्रिएट करने के लिए कि आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, तो ये एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। पर जो बच्चा स्वस्तिति जी की साधना करेगा उसमें अपने आप विजन क्लियर होगा और वो उस तरह से सक्सेस पाएगा स्टडीज में। सबसे ज़्यादा लोगों की समस्या ये रहती है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, नौकरी में भी मेहनत करते हैं, या तो नौकरी छूट जाती है और छूट जाती है तो दूसरी नौकरी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है और इसकी रेमेडी क्या है? देखिए, अगर नौकरी में लगातार प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके 10th लॉर्ड इफेक्टेड है, आपका 10th एंड 6th लॉर्ड में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, साथ में आपका सैटर्न भी इफेक्टेड है। तो ये पूरी गणना तो हम चार्ट करके ही करते हैं, पर इनके लिए जिनकी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है तो नियमित रूप से डिसिप्लिन वे में एक निश्चित टाइम पे सूर्यदेव को जल, साथ में शिवलिंग का विभूति अभिषेक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये किसी भी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकता है और इसको आप 40 डेज लगातार कीजिए। ऐसा नहीं है कि इसको आप 1 दिन करें 2 दिन करें, उनकी प्रॉपर विधि आप इसके कैप्शंस में डाल सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी। अगर किसी व्यक्ति को बार बार शारीरिक समस्याएं हो रही हैं तो ऐसे में उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? मैं कहती हूँ हनुमान चालीसा से बढ़िया कोई चीज नहीं है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। और यहाँ पे भी कहूंगी उससे आप वाटर चार्ज करके पीजिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहता है। बाकी स्टोन, रत्न, यंत्र उनके चार्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, पर मैं कहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा गुड़ का सेवन अपने आप अगर करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये वाटर चार्ज कैसे होता है हनुमान चालीसा से? आपने एक मेटल की बोतल में, चाहे वो कॉपर हो चाहे सिल्वर, नहीं तो ग्लास बॉटल में भी, वो डिफरेंट कलर्स की आप ले सकते हैं, ग्रीन है, येलो है, हमें बस सामने रखना है, हमें बोलना है, चैंट करना है, और हम उस बॉटल पे लिख भी सकते हैं। हमारी बॉडी 70% वाटर से बड़ी है। आप देखेंगे कि जब आप वाटर चार्ज करते हैं उसके क्रिस्टल चेंज होते जाते हैं, और ये मैं नहीं कह रही, ये साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। तो वो आप जब पानी लेंगे तो वो पानी आप जब जो हम खाते, जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा आप पानी पी रहे हैं वैसे ही आपकी बॉडी में आपके साथ चेंजेस दिखेंगे, आपके आसपास के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। नहीं जी, हम कुछ देखते हैं कि आजकल घरों में लोगों के भाई भाई में आपस में नहीं बन रही है, बेवजह तनाव बना हुआ है, कलह कलेश हो रही है, परेशानियां हो रही हैं। ये सब ना हो इसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए घर के लोगों को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तो उस घर की आपका वास्तु सही होना चाहिए, उस घर की एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले एंट्रेंस द्वार पे आप मेटल के 2 स्वास्तिक लगा दीजिए, वो आपकी कमर से ऊपर में हो, तो वहां से एक आपकी नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं आती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आपको किचन में एंड वॉशरूम में नमक रखना चाहिए कांच की बोतल में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्थ ईस्ट में सिट्रिन का बड़ा बॉल, बड़ी क्रिस्टल रखें। सिट्रिन जुपिटर है, तो घर में विजडम की एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, वेल्थ की एनर्जी को ये बढ़ाता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी को कम करता है। एंड गेट पे टर्मलिन क्रिस्टल जरूर बाहर टांगे, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को सोक कर लेता है। इवन आपका अगर घर पे ही ऑफिस है तो आप ऑफिस के बाहर भी वो लगाए। एक सेलेनाइट क्रिस्टल्स भी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि घर में एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी को सोक अगर कोई कर लेगा तो बाकी सारी रेस्ट ऑफ एनर्जी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए सिट्रिन और नेगेटिव एनर्जीज को सोक करने के लिए टर्मलिन एंड सेलेनाइट का यूज करें, रॉक सॉल्ट का यूज करें, घर में गंगा जल का को नियमित रूप से छिड़कें, और उसको जो भी आप मंत्र करते हैं उसको बस हाथ में लेके उसको रामा 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 राम 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 करके सिंपल बस स्प्रेड करना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर का एनर्जी लेवल सही होने का, घर में आने वाले लोग शांत हो जाएंगे, बाहर कुछ भी। और इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है रेडिएशन के चलते कि महिलाएं जो गर्भवती नहीं हो पाती, उनके बच्चा नहीं हो पाता है, तो उनको ऐसे में क्या रेमेडी करनी चाहिए? मैं गौरव फिर कहूंगी कि बच्चा नहीं होने का कारण क्या है, क्या कुंडली में कर्स है, या उनके जो चार्ट्स हैं वो नहीं मिलते, पंचम भाव कितना प्रभावित है। तो मैं कहूंगी सबसे पहले तो शनिवार को पीपल के पेड़ पे पानी देना है। पानी क्यों देना है? आपके वहां से पित्त देव खुश होना है। पित्त खुश होने मतलब आपका 5th हाउस एक्टिव हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार अगर आपके लिए पॉसिबल है तो एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर कर लें। तीसरी चीज, एक हरिवंश पुराण आता है, उसका पाठ करें। वो पाठ ऐसे करें जब आप करें तो घर के सारे लोग बैठे हों, और जब वो पूरी पुस्तक खत्म हो जाए दक्षिणा के साथ उसको पंडित जी को दे दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में चीजें बदलने लगेंगी। और एक बहुत अच्छा संकटा गोपाल स्त्रोत है, तो ये भी अपने आप में बहुत सिद्ध प्रयोग है, तो मतलब सिद्ध मंत्र है, तो इसको आप करें तो बहुत बहुत शुभ रहेगा।
नरेंद्र मोदी जी के लिए साल कैसा रहने वाला है? नरेंद्र मोदी जी के लिए जून के बाद थोड़े से मुझे चैलेंजेस दिखते हैं, जून लास्ट वीक से। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे पर अभी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री बनने के बाद बदलाव करेंगे? अमित शाह की कुंडली में मुझे प्रधानमंत्री योग नहीं दिखता। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद देश में अगला कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? जितने जो चार्ट्स मैंने स्टडी किए हैं उनमें योगी जी का चार्ट है, पर अभी करंट भी नहीं दिख रहा मुझे। 1 साल 2 साल के बाद है वो, और बनेंगे तो वो 2-3 साल के लिए ही बनेंगे। तो कोई नया फेस आना चाहिए। 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है ज्योतिष गणना के हिसाब से? मैंने अभी तक इस पे पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, पर योगी जी का की पॉसिबिलिटी चार्ट सही है, पर वो सेंट्रल में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगी मुझे एक नया चेहरा दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप का अगर जिक्र किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत की राजनीति में वैश्विक स्तर पर कोई बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी जो समय है वो खराब शुरू हो चुका है, जो उनकी कुंडली है सिंह लग्न की, और जो उनके ग्रहों के गोचर हैं, तो मैं कहूँ कि अगर कुछ इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है तो वो उनके लिए ठीक नहीं है, और वहां से उनका कार्यकाल पूरा होते हुए मुझे नहीं दिखता। और धीरे धीरे जो है वो उनका इंटरफेरेंस इंडिया में कम हो जाएगा, इंडिया अपने आप में लीड करेगा। मतलब भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2026 से स्टार्टिंग है। भारत के विश्व गुरु बनने में परेशानियां क्या क्या हैं? सबसे ज्यादा जो परेशानी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेके और यूथ के लिए रोजगार के अवसर क्रिएट करना, वो एक बहुत ज्यादा इनका चैलेंज दिखता है। दूसरा, इनको बंगाल, पश्चिम बंगाल के वहाँ बॉर्डर पे बांग्लादेश देश और पाकिस्तान बॉर्डर से काफी ज्यादा चीजें इनके लिए चैलेंजिंग रहेंगी। क्या 2026 में तृतीय विश्व युद्ध के आसार बन रहे हैं? देखिए 2026 में 2 डेट्स हैं। अभी हमारा जो सोलर इक्लिप्स हुआ, लूनर इक्लिप्स हुआ, तो उसमें ऐसा था, जो चार्ट बन के आए तो उनमें ये युद्ध जैसी संभावना दिख रही थी। और 19 मार्च को ये फिर से, जब जैसे सन का ट्रांजिट होता है तो ये नया चार्ट बनेगा। तो अगर ये 19-20 मार्च तक नहीं रुकता, और 2 अप्रैल में मंगल का ट्रांजिट हो रहा है पाइसेस में, जहां पे वो शनि पहले से है, तो ये थोड़ा सा एक ऐसा योग बनाता है, संघर्ष का योग बनाता है। तो अगर वहां तक भी ये युद्ध नहीं रुकता है तो ये युद्ध फिर 2027 तक जाएगा। तो अच्छा है कि बीच में बातचीत करके इस युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाए। अभी भारत पे इसका प्रभाव जून तक नहीं पड़ रहा है, लेकिन जून के बाद जो आगे स्थितियां आएंगी उनमें फिर भारत भी जो है इसमें शामिल होगा। तो ये थी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर नेहा श्री अग्रवाल, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपने जवाब दिए, रेमेडीज बताई। मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये रेमेडीज हर व्यक्ति के उसके चार्ट के हिसाब से उस पर लागू होती हैं। हम इस बात का दावा बिल्कुल नहीं करते हैं कि जो रेमेडीज बताई गई हैं वो हर किसी व्यक्ति के लिए सही हो। आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द गौरव शर्मा शो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।